जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना जो CDP की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करते हैं। आज उसका डे नंबर 7 है। अभी तक हम लोगों ने CDP को लेकर के 6 डेज तक क्लासेस अपनी कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना। इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी अभी तक के पेपर हुए हैं उनका डिटेल में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और हमारा पूरा टारगेट है कि इस बार सीटेट में इसमें जो CDP है इसमें 30 में 30 का फुल टारगेट है। अगर इसमें मैं लगभग 20 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करवाऊंगा। अगर आप लोग पूरा देख करके जाते हैं तो यकीन मानिए आप फुल मार्क्स लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को आज की आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आ जाइए, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर कोशिश कीजिएगा खुद से आंसर करने के लिए। उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है ना। एक सेकेंड। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, ठीक है। कह रहा है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है, ठीक है ना। तो देखिए, विकास का कौन सा पहलू, आप लोगों को अगर हम बता दें कि जो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होता है यानी कि विकास होता है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, ठीक है ना। बूम टू टूम तक चलता है। बच्चा पैदा होता है जब से, तब से वो डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है। और जो डेवलपमेंट होता है इसके कई सारे पहलू होते हैं। ये बहुआयामी होता है। जो विकास होता है ये बहुआयामी होता है। कई बार आपसे पूछेगा कि विकास क्या है, एक आयामी है या बहुआयामी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बहुआयामी है, ठीक है। अगर हम अपने क्वेश्चन पे आए, यहां पे कह रहा है विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल की बात कर रहा है। अगर समाज के कौशल की बात कर रहा है तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा कि ये सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, सामाजिक विकास की बात कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कॉग्निटिव होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी संज्ञानात्मकता की बात नहीं करी गई है। यहाँ समाज के पहलू और मूल्य के अधिग्रहण की बात करी गई है। उससे संबंधित कौन सा डेवलपमेंट का एरिया होगा, तो वो सामाजिक विकास की बात कर रहा है, सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ आपका जो वीक बी हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा। समझ गए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग पूरा फुल पेपर डिस्कस करेंगे, 30 के 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसको जरा ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसमें आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास की बात कर रहा है, संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। देखिए, अगर हम बच्चे के संपूर्ण विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें सब कुछ आ जाता है। शारीरिक डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट, सामाजिक, भौतिक, हर तरीके का डेवलपमेंट शामिल हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, तो उसमें देखिए आपका आनुवंशिकता भी जिम्मेदार होती है, आपका एनवायरनमेंट भी जिम्मेदार होता है, आपका सोसाइटी भी जिम्मेदार होती है किसी भी बच्चे के टोटल मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, संपूर्ण विकास के लिए, ठीक है ना। जैसे देखो, अगर कोई बच्चा हिस्ट पुष्ट बहुत लंबा हाइट का पैदा हो जाता है, अगर डेवलप हो जाता है शरीर उसकी, तो वो समझ लो कई बार उसके जेनेटिक्स में होता है। अगर माँ बाप उस तरीके के हैं तो बच्चा भी वैसा हो जाता है। तो देखो, इसमें जेनेटिक्स का भी इफेक्ट पड़ जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ट्विंस को, दो बच्चे पैदा होते हैं एक ही घर में, एक ही साथ होते हैं। अगर एक को गांव में पढ़ने बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए, एक को शहर में, तो आप देखेंगे दोनों में डेवलपमेंट में अंतर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वहां पे इन्वायरमेंट का इफेक्ट हो गया। एक बच्चे को गांव का इन्वायरमेंट मिला, एक बच्चे को शहर का इन्वायरमेंट मिला, तो ये इन्वायरमेंटल डिपेंडेंसी हो गई। तो इसलिए एक चीज ये कंफर्म हो जाता है कि अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, बच्चे की संपूर्ण विकास की बात करें, तो उसमें कई सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। आपका आनुवंशिकता हो जाता है, भौतिक वातावरण हो जाता है, आपका सामाजिक परिवेश हो जाता है, ठीक है ना। तो जरा हम यहाँ देखते हैं, संपूर्ण विकास के लिए कह रहा है कि आनुवंशिकता जिम्मेदार है, हाँ बिल्कुल है। फिजिकल मतलब भौतिक वातावरण है, ये भी है। सामाजिक परिवेश है, ये भी है। तो आपका जो तीनों आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शन दे रखा है डी में, 1 2 3, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे। चलो, और किसी को देखिए कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, यहाँ पे देखिए हम प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा स्पीड रखेंगे और क्वेश्चन को शॉर्ट में जल्दी समझा करके आगे बढ़ाएंगे। और डिटेल में समझना है तो मैंने चैप्टर भी करा रखा है डेवलपमेंट का, आप वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक के अंदर। देखिए इसमें क्या कह रहा है,
इसमें आपसे कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता व समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, यहाँ पे देखिए सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, क्या कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए अगर जैसे हम ही हैं, हम समाज में रह रहे हैं, कुछ बातें दोस्तों से सीखते हैं, कुछ टीचर से सीखते हैं, कुछ पेरेंट्स से सीखते हैं, कुछ रिश्तेदार से सीखते हैं, कुछ समाज के अदर पर्सन से सीखते हैं। तो मतलब हम सबसे अंतःक्रिया करके जो चीज़ें सीख रहे हैं उससे हमारे अंदर क्या हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है। ठीक है ना, एक समाजीकरण हमारे अंदर आ रहा है। अगर हम बात करें समाजीकरण क्या है, समाजीकरण का सिंपल सा मीनिंग होता है एक बच्चे को अपनी ज़रूरतों के लिए समाज की ज़रूरत पड़ती है, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए। ज़रूरतें कई तरीके की हो सकती हैं, आपके खान पान से ज़रूरतें, शिक्षा की ज़रूरतें, बात विचार की ज़रूरतें, कई तरह की चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों को एक समराइज रूप से बोला जाता है समाजीकरण। ठीक है ना, यानी कि सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बच्चा अपने माता पिता व समकक्षी का मतलब दोस्त यार हो गए से महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे रिश्तेदार वगैरह से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है। तो इसका मतलब वो उसके अंदर क्या हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है, वो समाजीकरण की चीज़ों को सीख रही है, समाजीकरण की धारणा को अपना रही है। ठीक है ना, तो उसका एक तरह से क्या हो रहा है, समाजीकरण हो रहा है। तो आई थिंक अब समझ गए। स्केप फोल्डिंग क्या होता है, वाइगोस्की का एक सपोर्टिव चीज़ है, वो भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लूंगा, इसके क्वेश्चन है तो वहाँ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना, तो मेटाकॉग्निशन और ये सब आंसर नहीं होंगे। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। देखिए हम लोग इस पे अपनी क्लास में बिल्कुल भी, जब मुझे कुछ आप लोगों से कहना रहता है तो मैं सेपरेट वीडियो लेके आता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि क्लास में केवल कंटेंट पे बात करें, क्योंकि मैंने पूरा टारगेट बनाया है। अगर आप ये 20 क्लास कर लेते हैं प्रीवियस ईयर, इसमें 20 पेपर सेट में डिस्कस करूंगा, तो आप यकीन मानो 30 में 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि हर पेपर में 30 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने देखिए दे रखा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रियाओं को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं, ठीक है, करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं, को क्या कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि स्कीमा होता क्या है। देखिए अगर हम बात करें स्कीमा की, जैसे अगर जब हम बच्चे होते हैं, जब हम छोटे थे तो हमें नहीं पता था, जैसे मान लो मेरे सामने लैपटॉप है तो हमें ये चीज़ नहीं पता था कि ये लैपटॉप है, लेकिन एक बार हमें हमारे अंदर ये चीज़ें फीड कर दी गई कि किसी ने हमें बता दिया कि इसको लैपटॉप बोलते हैं, जिसमें ये कीबोर्ड लगे होते हैं, स्क्रीन होती है, तो इसको लैपटॉप बोलते हैं। तो अब हमारे माइंड में ना इसके फोटो के हिसाब से माइंड में एक इमेज बन गई, ये स्टोर हो गया। ये जो स्टोर हो गया इसी को बोला जाता है स्कीमा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से बच्चे में हो जाता है। जैसे बच्चा पहली बार जब डॉग को देखता है तो वो अपने अंदर एक स्कीमा बना लेता है पेरेंट्स से पूछकर या दोस्त से कि ये क्या है, तो उससे उसके दिमाग में ना एक छाप बन जाती है स्कीमा। हाँ, मतलब कि जिसके 4 पैर होंगे, पूंछ होगी, भौंकेगा, उसे कुत्ता बोलेंगे। दोबारा जब वो चीज को देखता है तो तुरंत पहचान जाता है। ठीक है ना, और कई बार देखो क्या होता है, स्कीमा बच्चा अपने अंदर गलत बना लेता है तो उसमें बदलाव भी लाना पड़ता है। जैसे बच्चे के अंदर ये स्कीमा थी कि वो जो है 4 पैर वाला होगा, पूंछ वाला होगा, तो उसे वो बोलेगा कि वो डॉग है। लेकिन उसने गाय के बछड़े को देख लिया, उसने देखा तो वो भी वही था, 4 पैर थे, पूंछ थी, उसी तरह से सेम दिख रहा था। तो उसने मम्मी से बोला कि ये तो कुत्ता है, डॉग है। तो मम्मी ने कहा नहीं, ये डॉग नहीं है, ये है गाय का बछड़ा है। ठीक है ना, तो अब देखो उसको क्या हो गया कि उसके अंदर जो स्कीमा बना था उसमें बदलाव होगा कि अच्छा, तो इसमें कुछ अंतर भी देखने को मिल सकता है। हर 4 पैर वाला जरूरी नहीं है कि डॉग ही हो, तो इसलिए वो अपने स्कीमा के अंदर बदलाव लाता है, चेंजेस लाता है। तो इसे बोला जाता है स्कीमा, या उसके बदलाव की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो जब ये चीजें चेंज करके अपने अकॉर्डिंग मतलब अडॉप्ट कर लेता है चीजों को, तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इसी बात को कहा गया है एडॉप्टेशन। ठीक है ना, संतुलीकरण, जरूरत के हिसाब से अपने स्कीमा में बदलाव कर लेना। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए वही कह रहे हैं कि अपने स्कीमा में बदलाव करते हो को क्या कहते हैं, तो मैंने बताया ना क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन कहते हैं, संतुलीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम डिटेल में बात करें, वैसे मैं इसका चैप्टर लेके आऊंगा पियाजे और सारे कोहलबर्ग सबका। पियाजे ने इन चीज़ों को लेकर के कई धारणाएं दी थी, आत्मसात करना हो गया, आपका एडाप्टेशन हो गया, इस तरीके से कई बातें कही थी।
तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडाप्टेशन यानी कि संतुलीकरण हो गया। समझ गए ना किस तरीके से स्कीमा क्या होता है, आई थिंक वो भी समझ गए होंगे कि हमारे अंदर पहली बार कोई चीज देख करके जो छाप बन जाती है दिमाग में, मन में, वो स्कीमा होती है। फिर जरूरत के हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन होता है, तो उस चीज को पियाजे ने क्या बोला था, एडाप्टेशन, संतुलीकरण बोलना। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे। 5वें क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। इसमें कह रहे हैं कि जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिखे, जैसे ये पेन है, ये मुझे पूरी तरीके से दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, तो ये मूर्त हो गई। ठीक है ना। अमूर्त चीजें क्या होती हैं, जैसे कैलकुलेशन वगैरह हो गई, जिसको हम देख नहीं सकते, वो हमारी क्या होती है, अमूर्त चीजें होती है। ठीक है ना। यहां कह रहे हैं जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे पूर्णतः ढंग से सोच पाते हैं, पर उन्हें में कठिनाई होती है। सोच तो लेते हैं, जब उन्हें मूर्त स्टेज पे आते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं, तो वो चीजों को देख करके सोच तो लेते हैं कि ये पेन है और ये इसका कवर है, ये सोच तो लिए, पर इसके बारे में परिकल्पना, हाइपोथेसिस नहीं कर पाते हैं कि इसके अंदर क्या है, लिख कैसे रहा है, अच्छा इसमें बैटरी होती है क्या, मतलब बहुत ज्यादा चीजों की हाइपोथेटिकल परिकल्पना नहीं डेवलप कर पाते अपने अंदर। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आ जाएगा आपका आंसर वो परिकल्पना से रिलेटेड हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। कह रहे हैं प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं। भाई प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करना तो बहुत आसान हो जाता है। पेन देखा, मूर्त है, इसका प्रतीक देख लेंगे कि हाँ पेन ऐसा होता है, इस तरह से होता है। मूर्त चीजें देख करके तो कोई भी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो इसका तो ये आंसर नहीं होगा। किसमें कठिनाई हो रही है वो बात कर रहे हैं, और संरक्षण कार्य में कठिनाई नहीं होती है। हाँ क्या रखा है, थीसिस और डिडक्टिव रीजनिंग के, देखो यहाँ पे आ गया ना जो मैंने कहा था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में, इसमें दिक्कत आने लग जाती है। केवल मूर्त चीजों को देख करके आप परिकल्पना नहीं कर सकते। हाँ लेकिन जो अमूर्त स्टेज में बच्चा आ जाता है, संक्रियात्मकता की अवस्था में, अमूर्त अवस्था में आ जाता है, वो हाइपोथेसिस कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है कि अच्छा स्क्वायर है तो इसके दोनों साइड का वर्क कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सारा काम कर पाता है। तो वो किस में चला जाता है, अमूर्त अवस्था में चला जाता है। ठीक है ना। यहां पे आप समझ गए, मूर्त अवस्था में है तो वो क्रमबद्धता का कार्य आसानी से कर सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्रमबद्धता की अगर बात करें, जैसे अगर ये बड़ी पेन है, इससे छोटी पेन लाएगा और छोटी लाएगा, वो समझ जाएगा कि ये एडजस्टमेंट हो जाएगा कि मूर्त ही तो है, ये पेन बड़ी थी इसके नीचे यहां तक आई, ये इसके नीचे आई, यहाँ आई, तो ये सारी क्रमबद्धता का काम तो वो कर पाता है, लेकिन हाइपोथेसिस यानी कि रीजनिंग वाली चीजें जो है, सोच विचार वाले, वो काम नहीं कर पाता बच्चा। आई होप चीजें आप समझ पा रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं ज्यादा तेज चल रहा हूं तो मैं थोड़ा स्लो पढ़ा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। हाँ अब मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा लेता हूं। ये रहा, यहां पे देखिए क्या कह रहा है, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। तो देखिए कोहलबर्ग ने जो बच्चों के अंदर नियमों को, दृढ़ता को लेकर के कई सारे पैरामीटर्स दिए थे, कई सारी अवस्थाएं दी थी। ठीक है ना। पहली, जिसमें से सबसे पहली अवस्था उनकी थी, वो थी पनिशमेंट और ओविडेंस की अवस्था, मतलब सजा और आज्ञाकारिता की अवस्था। इस अवस्था में उन्होंने क्या बताया था कि बच्चा अगर कुछ गलत काम करता है ना, तो वो डरता है कि मम्मी पापा हमें दंड देंगे, हमें पीटेंगे। ठीक है ना। तो वो डर जाता है। और कई बार वो अच्छा काम करता है तो उसके अंदर उत्सुकता आती है कि मैं एक मम्मी पापा मेरे को एक आज्ञाकारी बालक समझेंगे। ठीक है ना। दूसरा पैरामीटर उन्होंने ये दिया, तो दूसरा अवस्था गुड गर्ल बैड गर्ल के, या गुड बॉय बैड बॉय की अवस्था दी थी। उसमें कोहलबर्ग ने क्या कहा था कि जब बच्चा किसी नियम को तोड़ता है तो वो अपने अंदर ये विचार करता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पेरेंट्स या मेरे दोस्त मेरे को बैड बॉय या बैड गर्ल समझेंगे। ठीक है ना। अगर वो कुछ अच्छा करता है तो खुद के अंदर ये धारणा पैदा कर लेता है कि मेरे पेरेंट्स या मेरे दोस्त मेरे को गुड गर्ल या गुड बॉय देंगे, बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी कई सारी अवस्थाएं हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कोहलबर्ग का क्या कहना चाह रहे हैं। यहां कह रहे हैं कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे के किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। देखो ये पहली ही अवस्था में जहां उन्हें सजा की और ओविडेंस की बात आती है, वहीं पे ही निरपेक्ष और निश्चित मानने लग जाते हैं नियमों को। तभी तो वो ये डरते हैं कि नियम नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो लोग हमें सजा दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला ही आंसर इसका करेक्ट हो जाता है, सजा व आज्ञाकारिता का अभिविन्यास इसे बोलते हैं। ठीक है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। सामाजिक तो है ही नहीं, ये यूनिवर्सल नहीं है। गुड, देखो गुड गर्ल बैड गर्ल ये पहली अवस्था में नहीं आता, ये बाद में आता है। किसी चीज को पुरस्कृत को एक तरह से देखा जाता है इसमें, ठीक है ना, तो यहाँ भी नहीं आएगा। तो ये पर आपको ये सारी अवस्थाएं पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए एक ऐसा नाम है जिसको कि सामाजिक या रचनावादी के नाम से भी जाना जाता है, वो है आपके लेव वाइगोस्की, ठीक है ना। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, लेव वाइगोस्की जो है, इन्हें जो है सामाजिक या रचनावादी सिद्धांत का जनक भी माना जाता है, ठीक है ना। सामाजिक और रचनावादीविद, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखोगे। इन्होंने ही चीजें दिखाई थी। इनका ये कहना था कि बच्चे जो है समाज के इंटरेक्शन से ज्यादा सीखते हैं, ठीक है ना। और जो स्कैफोल्डिंग पाड़ की बात है या ढांचे की बात है, जो कि किसी भी काम को करने में सपोर्ट करने की बात है, उसका भी प्रतिपादन किसने किया था, लेव वाइगोस्की ने किया था। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ चलें। वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ रहा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। इंग्लिश में आपको पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है रोक लेगा थोड़ा सा वीडियो और पढ़ लेगा। यहाँ पे आ जाइए। यहाँ से देखिए पूरे ऑप्शन भी दिख जाएंगे हमें। ये रहा। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। कह रहा है शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फिर वो क्या करती है, वह उन्हें इशारे, देखिए यहाँ पे दे दिया इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन में प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, कौन सा प्रत्यय प्रयोग हो रहा है वो बता रहे हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि देखो जो लेव वाइगोस्की थे उनका ये कहना था कि अगर बच्चा कोई चीज़ नहीं सीख पाता है तो कोई भी सामाजिक प्राणी, चाहे टीचर हो या उसका बड़ा भाई हो या माता पिता हो, अगर उसको उस काम को करने में थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं फिर छोड़ देते हैं और बच्चा उसको कर लेता है, तो वो जो हल्का सा सपोर्ट है, ठीक है ना, इंक्रीमेंट है, उसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग, ठीक है ना। जैसे रुकिए मैं और एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट आपने देखा होगा आपके घर में जब छोटा बच्चा साइकिल चलाने सीखता है, ठीक है ना, तो वो साइकिल चलाते वक्त डरता है गिरने के लिए कि गिर जाऊंगा, पर आप क्या कहते हो कि बेटा बैठो मैं हाथ लगाया हूं, पीछे से हाथ लगा कर थोड़ा सा उसको चलता है और आप हाथ हटा लेते हो, फिर भी वो चलता जाता है, ठीक है ना। तो वही काम है कि किसी भी बच्चे को कोई भी चीज सीखते वक्त आप जो थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हो, उसी चीज को इन्होंने जो नाम दिया था वाइगोस्की ने, स्कैफोल्डिंग का नाम दिया था, यानी कि पाड़ या ढांचा भी इसे बोला जाता है हिंदी में। तो ये आपको याद रहना है, ठीक है ना। समझ गए? आई थिंक अब समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 तक हो गया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। ध्यान से पढ़िए 9th नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। देखिए प्रगतिशील कक्षा या प्रगतिशील बच्चे की बात करें, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता यह है कि देखो प्रगतिशील कक्षा में जो टीचर हो वो भी एक्टिव होना चाहिए, स्टूडेंट एक्टिव होने चाहिए, और क्लासरूम में व्यवस्थित चीजें होनी चाहिए। क्लासरूम की जो दीवारें हैं ना, जैसे देखो अगर प्रगतिशील कक्षा है, आप लोग प्राइमरी वगैरह स्कूल में कभी गए होंगे तो देखे होंगे, स्कूल की दीवारों पे आप देखेंगे तो ABCD लिखा है, कहीं पे अल्फाबेट से लिखे हैं, तो कहीं पे वो टेबल से लिखी हुई है, कहीं पे जानवरों के चित्र बना के उनके नाम लिखे हुए हैं, कहीं पे बॉडी पार्ट लिखे हुए हैं। ये सारी पहचान होती है एक प्रगतिशील क्लासरूम की, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव क्लासरूम की ये पहचान होती है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उनके टीचर्स के अंदर लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चों के अंदर ग्रुप में रहने की भावना होनी चाहिए। ये कई सारी चीज़ें इसके पॉजिटिव सपोर्ट में आती हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है। पहला कह रहा है टीचर्स मोबिलिटी, ठीक है, शिक्षक की गतिशीलता माने रखती है प्रगतिशील कक्षा में, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहे हैं लचीला समूहीकरण, ये भी सही बात है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो समूहीकरण हो। कह रहे हैं बच्चों की स्वायत्तता, ये भी मायने रखता है अगर प्रगतिशील कक्षा के सपोर्ट में है। कह रहे हैं बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान, मैंने बोला ना क्लासरूम में सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, जो भी जरूरत की चीजें हैं, तब जाकर के उसे प्रगतिशील कक्षा का नाम दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो चारों ही सही बातें हैं। चारों सही किसमें दे रखा है, डी ऑप्शन में आपको चारों सही दे रखा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग पहुंच गए हैं। ये रहा आज का आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अच्छा तो आप लोगों देखिए यहां पे कह रहे हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। कह रहे हैं कौन सी बुद्धि में शामिल है। देखो पहले मैं बता दूं, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। उन्होंने जो बुद्धि के कई सारे तरीके बताए थे, 8 से 9 तरीके, आई थिंक 8 तरीके बताए थे, ठीक है ना। उसमें से आपसे पूछा जाता है कि कौन सी बुद्धि किसके लिए है। तो मैं एक बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस नाम का एक चैप्टर भी पढ़ाऊंगा आपको अभी, पर यहाँ पे मैं समझा दूं आपको, ये पकड़ना होता है जैसे मान लो कोई इंजीनियर है, ठीक है ना, और उसके अंदर सोचने की, रीजनिंग करने की क्षमता होती है, तो उसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, मान लो वो जगह को देख करके समझ जाता है कि उसके अंदर ये चीजें हैं, जैसे मान लो जो टूरिस्ट गाइड होते हैं वो आपको बता देंगे कि यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे ये चीजें, उन्हें जगहों की ज्यादा नॉलेज होती है, ठीक है ना, तो उन्हें स्थानिक बुद्धि दिया जाता है। तो इस तरीके से 8 तरीके की बुद्धि में डिवाइड किया गया है। तो वो सारे लिस्ट में आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों को कुशलतापूर्वक, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, कुशलतापूर्वक संचालन करने की क्षमता, आलेख के कौशल, तर्क, देखिए आलेख का कौशल का मतलब हो गया जैसे कोई आर्किटेक्ट है, वो पहले ही घर का नक्शा बना करके दे देता है, मानचित्र वगैरह बना के दे देता है जगह के हिसाब से, इसके मतलब जगह की नॉलेज है उसके, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, कौशल और तर्क उनका जिनके 2 अधिक विमितियां हैं, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल का भी उन्हें नॉलेज होती है। तो इस तरीके का काम करने वाला व्यक्ति जो है स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। किसके बाद किसके पास आता है, स्थानिक बुद्धि उसके अंदर होती है। ठीक है ना, हम लोग कहां तक पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो ये सारी चीजें आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना, ये रहा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो इसको। यहां पे कह रहा है भाषा व सोच विकास संबंध की बात कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे से स्वतंत्र। अच्छा, ऑप्शन समझ गया, मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए भाषा हो गया, विचार हो गया और सोच की बात हो गई, ठीक है ना। तो जो भाषा और विचार होते हैं ये एक दूसरे के साथ परस्पर बहुत अच्छे से संबंधित होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से काफी अच्छा जुड़ाव होता है। इसमें मानना यह है, कुछ लोगों को मानना यह था कि पहले बच्चे के अंदर भाषा विकसित होता है फिर विचार आते हैं, वहीं दूसरे शिक्षाविद का मानना था कि बच्चे के अंदर पहले विचार जन्म लेता है फिर उसके हिसाब से भाषा आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले मेरे अंदर ये विचार पनपा, जन्म लिया कि मुझे आप लोगों को पढ़ाना चाहिए, फिर उससे रिलेटेड भाषा निकल करके आई कि मैं आपको बोल बोल करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो जो भाषा हो गया, विचार हो गया, यानी कि थिंकिंग हो गई, सोच विचार हो गए, ये एक दूसरे से परस्पर क्या है, अच्छे से मजबूती के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम अपने आंसर्स पे आ जाते हैं। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल गलत है, स्वतंत्र तो होते ही नहीं है। कह रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में स्वतंत्र होते हैं, किसी परिप्रेक्ष्य में नहीं स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। अगले ऑप्शन में आपसे क्या कह रहा है, रुक जाइए, तीसरे ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो जो आपका भाषा हो गया और विचार हो गया, ये एक दूसरे को बहुत प्रभावित भी करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इनके अंदर एक काफी अच्छे से जुड़ाव होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए केवल वर्ड आ गया तो ये तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। चलें आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11 हो गया, अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। अगर जिसने भी ये डट करके 20 क्लास कर ली, आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चैप्टर मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, आपका मूल्यांकन का पढ़ाई दिया है, आपको डेवलपमेंट पढ़ाई दिया है, और विकारों को पढ़ाई दिया है, कुछ और जो टॉपिक रह रहे हैं उनको भी मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर मैं प्रैक्टिस जम के करवाऊंगा, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवस्था करते हुए देखती है, ठीक है ना, तो क्या कर सकती है, बच्चे के अंदर क्या डेवलप हो सकता है। पहले तो मैं ये बात आपको बता दूं, जेंडर क्या होता है, लिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए जो जेंडर होता है ये एक सामाजिक कुरीति है एक तरह से, ठीक है ना। जैसे जेंडर के अंदर ये आता है कि किस काम को कौन करेगा, इसे इस काम को मेल करेगा या इस काम को फीमेल करेगा, ठीक है ना। ये जो कुरीतियां, एक तरीके से इसे कुरीतियां ही वर्ड दिया जा सकता है, इसे बोला जाता है जेंडर। सेक्स की बात करें तो वो बायोलॉजिकल होता है कि ये लड़की है ये लड़का है, ये बायोलॉजिकल होता है। लेकिन जो जेंडर है
वो होता है आपका क्या, सामाजिक परिप्रेक्ष्य होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ समाज के जो लोग होते हैं वो डिसाइड कर देते हैं कि जो है बाहर काम करने के लिए लड़का जाएगा और घर का काम लड़की करेगी। इन सारी तरीके की जो धारणाएं आती हैं इसे बोला जाता है जेंडर, ठीक है ना। तो ये आप आई थिंक समझ गए होंगे। तो इसमें रूढ़िवादिता भी होता है और पुरानी धारणा को फॉलो करने की बात आ जाती है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हम उस पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते देखती है तो अब उसके अंदर प्रश्न जगेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि मतलब ये काम के लिए इसे क्यों कह रहे हैं। कि अगर वो कोई भी बच्ची होगी अपने माता पिता के अंदर ये चीज़ें सुनेगी तो उसके अंदर सवाल पैदा होंगे, ठीक है ना। पारस्परिक जेंडर भूमिका को लेकर के क्या जन्मेंगे, सवाल उठेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या कह रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेगी, जरूरी नहीं है, क्यों पालन करेगी। वो पहले पूछेगे ना कि मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि ये भैया है, भैया केवल बाहर खेलेगा, मैं अंदर क्यों खेलूंगी। और तुरंत जवाब क्वेश्चन आ जाएगा ना तो बच्चे के अंदर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा आपका आंसर होगा पारस्परिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि वो तो बच्चा है, बालक है, उसे नहीं पता है कि पुरानी अवधारणाएं क्या है, तो वो क्वेश्चन ही सबसे पहले उसके अंदर जनरेट होगा। तो आई होप समझ गए, जेंडर निरंतर का पालन करेगी ऐसा कुछ नहीं, ये गलत है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा, तब तक आप लोग इस पे विचार कीजिए। चलिए आ जाइए, अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। मजा आ रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक कर दिया करो और कमेंट करके बता दिया करो कैसा लग रहा है, ठीक है ना। आप लोगों के ही मोटिवेशन से मैं मोटिवेट होता हूं कि आप लोगों को अच्छा समझ आता है। जब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। याद रखना विविधता का मतलब क्या है, विविधता का समायोजन से लेकर के अगर मैं वर्ड की मीनिंग की बात करूं तो मतलब कि आप एक शिक्षक हैं तो आप चाहते हैं विविधता का समायोजन, तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से आया हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी अमीर घर से हो या गरीब घर से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से विभेद रखता हो, सबको एक साथ बिठा करके समान रूप से ज्ञान देना, ये होता है शिक्षक का विविधता के समायोजन को लेकर के परिप्रेक्ष्य, ठीक है। आप समझ गए। तो यहाँ पे कह रहा है शिक्षक को क्या होना चाहिए वो हमें देखना है। आपके ऑप्शन दे रखा है कि छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना, बिल्कुल सही बात है, पृष्ठभूमि के प्रति आपको संवेदनशील रहना पड़ेगा। अगला क्या कह रहा है, समान निर्देश देने चाहिए और व्यक्तिगत मतभेद की अवहेलना करनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। आपसे कह रहा है कि छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना करनी चाहिए, गलत बात है। ऐसे वर्ड तो देख के ही आपको काट देने हैं, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, बच्चों को उनके माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नामीकरण करना चाहिए, नहीं कि अंबानी का लड़का है तो आप उसको ज़्यादा वैल्यू दे दो, गरीब का लड़का है तो कम वैल्यू दे दो, ये गलत है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ अगर पूरा ना दिख रहा हो तो यहाँ 1 है, ठीक है ना। यहाँ आपसे कह रहा है कि आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है ना। आकलन का मतलब हो गया आपका असेसमेंट। देखिए असेसमेंट से बच्चा और टीचर दोनों को फायदा होता है। असेसमेंट का मतलब होता है कि हमने जो आपसे पढ़ाया, मैं आपसे कमेंट करने को क्यों कहता हूँ, आपसे फीडबैक लेना चाहता हूँ। आपके फीडबैक से मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ और आप कैसा पढ़ रहे हैं। तो ये फीडबैक दोनों को सपोर्ट करता है। और जब आप फीडबैक देंगे तो आपके अंदर भी ये समझ आएगा कि हाँ मुझे तो क्वेश्चन आए हैं और मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ समझाने के बाद, ठीक है ना। तो इसे बोला जाता है आकलन, यानी कि असेसमेंट या मूल्यांकन बोलते हैं। मूल्यांकन के कई तरीके होते हैं, एक होता है ड्यूरिंग टू द एजुकेशन, एक होता है आफ्टर एजुकेशन, जिसको कि जैसे सालाना एग्जाम हो गया, छमाही एग्जाम हो जाता है, ठीक है ना। और एक होता है कि जैसे यूनिट टेस्ट वगैरह हो गए। तो मैंने आकलन वाले यानी कि असेसमेंट वाले चैप्टर में सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे पहले हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कह रहा है सीखने में वृद्धि, बिल्कुल ये तो पॉजिटिव आंसर है, होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहे हैं कि बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण, नहीं ये नेगेटिव होता है, कि ऐसा नहीं कि हमने मूल्यांकन ले लिया, आपसे फीडबैक ले लिया कि हम अब ये कहें कि जो बच्चा ज़्यादा अच्छे से कमेंट कर रहा है, क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, वो ए ग्रेड का है, जो नहीं दे रहा है वो बी ग्रेड का है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम या वर्गीकरण करना, बंटवारा करना, ये आकलन का उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये काट दोगे आप।
अगला क्या कह रहा है, बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। नहीं, ऐसा नहीं कि हम आपसे कमेंट इसलिए करवा रहे हैं, आपसे फीडबैक इसलिए ले रहे हैं, मूल्यांकन इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों के अंदर एक कंपटीशन जनरेट हो जाएगा, अरे मैंने तो 10 क्वेश्चन सही कर दिया, मैंने 5 सही कर दिए, ये गलत होता है, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अगला क्या कह रहे हैं आपसे, डी कह रहा है बच्चों में भय तथा तनाव पैदा करना है, तो देखते ही गलत काट देना इस तरह के ऑप्शन को। चलो समझ गए ना क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हम लोग अपने पेपर का आधा 50% चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सॉरी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश वाले बच्चे आप यहाँ पढ़ लो, मैं हिंदी के क्वेश्चन ऊपर ले आता हूँ तो फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये रहा आपके साथ, सॉरी। देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है, कथन को पढ़िए। कह रहा है बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एक ही तरीके से जांचना नहीं चाहिए, ठीक है ना। दूसरा तर्क क्या दिया है, विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन एक तरीके काफी नहीं है। ये भी सही बात है कि एक ही तरीके से काफी नहीं है। जैसे किसी बच्चे को डायरेक्ट केवल रिटन आंसर ले लेना काफी नहीं होता, हो सकता है किसी बच्चे से देख करके वो लिख लिया, कई बार हमें वाइबा भी लेने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है ना। तो कई तरीके से हम बच्चे का मूल्यांकन करना ये जरूरी होता है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, लेकिन क्या इसकी ये व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में अगर हमें जांचना है तो हमें कैसे जांचना है वो मैं बताता हूं। अभिकथन को पढ़ो, फिर जो है आप ना क्योंकि वर्ड जोड़ करके तर्क को पढ़ो। देखो कह रहा है बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफी नहीं है। बिल्कुल सटीक दोनों कोलैब कर रहे हैं, तो ये इसका क्या है, व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। और दूसरा तो एक कॉमन होता है कि इसकी चीजें इससे रिलेट कर पा रही हैं कि नहीं, दोनों एक जैसी बातें कह रहा है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। दूसरा अगर आपको लगता है एक्सप्लेनेशन वाला और कैसे जांचे, तो आप ना पहले तर्क को पढ़ो, तर्क को पढ़ने के बाद इसलिए जोड़ करके कथन को पढ़ो, तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि सही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो पहले ही ऑप्शन में दे रखा है बोथ सही भी है और सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन देखिए नीचे दे रखा है, इसको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आगे आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें आपसे कह रहा है समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है। तो देखिए इंक्लूसिव स्कूल की बात करें या समावेशी स्कूल की बात करें, तो ये एक ऐसी संस्था होती है, ऐसा स्कूल होता है, ऐसा शिक्षा प्रणाली होती है जिसमें हर तरीके से हर तबके के अमीर गरीब, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे सक्षम हो, चाहे बहुत टॉपर हो, चाहे वीक हो, सबको एक साथ बिठा करके पढ़ाना और सबकी जरूरतों को समझना, ये समावेशन की परिभाषा होती है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है, ये पूछ रहे हैं आपसे। पहला कह रहे हैं कि नामीकरण व दोषपूर्ण को अपनाना, तो कुछ हद तक ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, 16 नंबर का ना, हाँ। तो देखते हैं, ये इतना तो नहीं, नामीकरण दोषपूर्ण को अपनाना ठीक है, ये है पर उतना सपोर्टिव आंसर नहीं लग रहा अभी। दूसरा कह रहे हैं पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, ये सही है। समावेशन का एक ये भी मीनिंग है, जब आप समावेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां आपको वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा पूर्वाग्रह और पक्षपात। जो पक्षपात चल रहे हैं कि जात पात को लेकर के, या पूर्वाग्रह मतलब पहले से धारणा बनी हुई है कि बड़े जाति के बच्चे यहाँ इस स्कूल में पढ़ेंगे उसमें, तो इस चीज पे सवाल खड़ा करना ही एजुकेशन किसका होता है, समावेशन स्कूल का मायने रखता है, ठीक है ना, समझ गए। वर्गीकरण पृथककरण गलत हो जाता है। पाठ्यक्रम मानकीकृत करना ये भी गलत है, मानकीकृत वर्ड आ गया, नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। वर्गीकरण ये भी नेगेटिव टैग वर्ड होता है। मैंने आप लोगों को टैग वर्ड पूरा अच्छे से पढ़ाया है, वहां पे भी आप देख सकते हैं चीजों को। आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। 17 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित समूह से आने वाले बच्चों को समावेशन में मदद करेगी। तो ये कुछ पैरामीटर दे रखे हैं, देखते हैं कौन मदद करेगा। पहला कह रहा है कि सभी बच्चों की बात को ध्यानपूर्वक सुनना, ये मदद करेगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहे हैं बच्चों का योग्यता के आधार पर अस्पष्ट पृथक्करण, नेगेटिव हो गया। अगला आपसे कह रहा है, एक सेकंड, अगला आपसे कह रहा है बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी व अनुपस्थिति बच्चों की कड़ी शारीरिक सजा वगैरह, तो नेगेटिव हो गया। स्कूल के वार्षिक दिवस व अन्य उत्सवों में, एक सेकेंड, अन्य उत्सवों में केवल वर्ड आ गया, केवल
उच्च उपलब्धि वाले बच्चों को शामिल करना ये भी गलत हो गया, तो एक ही करेक्ट आंसर है। तो आप इस तरह से टैग वर्ड का इस्तेमाल करके भी आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए दे रखा है, 18 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ देखिए, मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करता हूं और मेहनत से पढ़ाता हूं। अगर आप लोग यहां तक वीडियो को देखें तो आप ओबियसली एक सिंसियर स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो आप उस चीज़ को भी समझ सकते हैं, मेरी भी मेहनत को। तो आपको कुछ नहीं करना है, पैसे वगैरह नहीं देने हैं, बस आपको लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, बाकी आपसे मुझे कोई डिमांड नहीं रहेगी, ना अभी ना आने वाले समय में कभी भी। ठीक है, चलो आगे 18 नंबर के क्वेश्चन पे आपसे क्या कहना चाह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियां किसकी विशिष्ट पहचान है? तो ये डिस्ग्राफिया की पहचान होती है, लेखन वैकल्य की पहचान होती है, बच्चे को लिखने में अक्षमता होती है। तो मैंने अक्षमता का पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, पूरी ट्रिक से पढ़ा रखा है, ग्राफ वर्ड से ग्राफिया बनाया था, तो वो सब वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये लेखन वैकल्य हो गया, यानी कि डिस्ग्राफिया हो गया। डिस्कैलकुलिया में क्या होता है? गणना संबंधित विकार होता है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है आरव, कोई बच्चा है, ब्लैक बोर्ड के बहुत नजदीक बैठने पर जोर देता है, ठीक है, और पढ़ते समय किताब को अपनी आंखों के बहुत पास रखता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे देखता है पास से। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अच्छा, ये सब देखने के बाद आपको ये बात तो समझ आ गई कि बच्चे के जो आई साइड है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो अगर मैं ही एक शिक्षक हूं, मैं देखूंगा कोई बच्चा बहुत इस तरीके से पढ़ रहा है या बोर्ड के पास आंखें डाल करके पढ़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो उसके मनोभाव को समझूंगा कि बेटा आपको क्या दिक्कत है। फिर उससे रिलेटेड क्या करेंगे, जो विशेषज्ञ होंगे, चिकित्सक होंगे, उनसे संपर्क करेंगे, उनसे बात करेंगे कि बच्चे को क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग उसका निवारण करेंगे। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर चीजों को बोल के समझा दें, क्योंकि अगर उसको देखने में दिक्कत हो रही है, सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम चीजों को एक्सप्रेस कर देंगे, बोल के दिखा देंगे। ठीक है ना, बोल के समझा देंगे। तो ये सारी भावनाएं आपके अंदर आनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए अब क्या कह रहे हैं आरव को इस व्यवहार पर कड़ी सजा देनी चाहिए। गलत बात है, सजा तो कभी नहीं देना चाहिए बच्चों को, बच्चे तो भगवान के रूप है। कह रहा है आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये करना चाहिए काम हमें। अगला क्या कह रहा है, बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड उसके माता पिता तक भेजने चाहिए। ये कोई गलत बात है। अगला आपसे क्या कह रहा है कि आरव को एक सेकंड रुक जाइए जरा। अच्छा, चौथे ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि आरव को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट स्कूल में भेज देना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको समावेशी शिक्षा का जमाना है, एक साथ रख के पढ़ाना है, तो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 20, बस थोड़ी देर तक और आप लोग बने रहिए वीडियो में, आपको अभी 30 क्वेश्चन तक हम अच्छे से डिस्कशन कर देंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मौलिकता, सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशेषता है, पहचान है? तो आपको मैं बता दूं, क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता जो एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर ये होता है कि बच्चे के अंदर अपनी जिज्ञासा के हिसाब से कुछ करने के लिए कुछ सोच जन्म लेते हैं, किसी काम को लेकर के सोच का जन्म होता है। ठीक है ना, या उनके उसको अपने विचारों में लचीलापन देखने को मिलता है। तो ये सारे गुण किसके हैं? क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता के हैं। कह रहा है मौलिकता, सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशेषता है? किसकी है? क्रिएटिव की है, यानी कि सृजनात्मकता की है। ठीक है ना, भाषा तो बिल्कुल नहीं होगा, न्यूनतम अतिक्रियाशील ये विकार नहीं है, और ऑटिज्म ये भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये सब पे तो मैं बाद में चर्चा करूंगा। आगे बढ़ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन डिस्कस करना अच्छे से ना थोड़ा मेहनत हो जाती है, और उम्मीद करूंगा कि आप हमारी मेहनत को समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़ो। कह रहा है प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशल का विकास करना चाहिए? आप अगर चाहते हैं कि आप प्रभावशाली तरीके से पढ़ाएं तो आपको बच्चे के अंदर क्या क्या विकास लाना चाहिए, आप बताओ। बच्चों के अंदर आप कहोगे कि वो क्रिएटिव थिंकिंग का डेवलपमेंट करवाओगे, ठीक है ना, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच होनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए, करके सीखना चाहिए, उस पर जोर दोगे, क्रिएटिव सोच पे जोर दोगे, इन सारी बातों पे आप जोर दोगे अगर आप चाहते हो कि विद्यार्थी के अंदर एक प्रभावशाली अधिगम हो, अच्छे से बच्चा सीख सके। ठीक है ना, तो ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है आप समालोचनात्मक सोच डेवलप करेंगे, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल करेंगे।
क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को जन्म दोगे, बिल्कुल देंगे। लर्निंग हाउ टू लर्न, कैसे सीखना है यह भी सिखाना है, ये भी देंगे। तो इसका मतलब चारों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सपोर्टिव आंसर है। चारों ऑप्शन आपको दे रखा है डी पे, डी ऑप्शन में दे रखा है चारों। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने दे रखा है। इसमें आपसे कह रहा है, कथन कहा है कि सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षिकाओं को विद्यार्थियों में आपसी संवाद को प्रोत्साहन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कथन तो सही है कि भाई आप अपॉर्चुनिटी तो दोगे ना कि बच्चे आपस में तर्क वितर्क करें, समूह बनाएं, तो ये तो सही बात है। दूसरा, इसके रीजन क्या दिए, सीखना दूसरों की मदद लेकर सह निर्माण की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। तो अब देखिए इसने दूसरों की मदद की बात कह भी दी है और आपसी बातचीत को सुसाधित करने की भी बात कर दी है, तो दोनों सही भी हैं और साथ में इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जहां पे दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका हो गया। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ो। कह रहा है, बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये बात ध्यान देना, नेगेटिव टैग वर्ड पकड़ना है हमें। कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, कह रहे हैं बच्चे चक्री तरीके से सीखते हैं, चिल्ड्रेन लर्न इन स्पेरिकल वे। बिल्कुल स्पेरिकल वे में मतलब होता है, ये सही है तो ये आंसर नहीं होगा। मतलब बच्चा कभी ज़्यादा सीखता है, कभी कम सीखता है, कभी उतार चढ़ाव होते रहते हैं उसके एजुकेशन में, ठीक है ना। तो ये तो सही बात है। अगला क्या कह रहा है, बच्चे रेखीय तरीके सीखते हैं, ये गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि बच्चा सीखते ही जा रहा, ऐसे तो बहुत आगे निकल जाएगा, ये नहीं होता है। अगर आप आज पढ़ लेते हैं तो कल आप भूल भी जाएंगे, फिर आप उसको रिवीजन करेंगे, फिर अच्छे से सीखेंगे। ये चलता है, उतार चढ़ाव चलता है। स्फेरिकल मॉडल, इसको वर्तुलाकार स्थिति बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्तुलाकार तरीके से बच्चा सीखता है, ना कि एक सीधी रेखा में। तो इन्होंने कहा रैखिक वेग में सीखता है, ये गलत हो गया। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, ये सही बात है, तो आंसर नहीं होगा। कह रहा है बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध सक्षम करते हैं, ये भी आपका सही है, पॉजिटिव है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने नॉट पूछा है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा 24 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे कह रहा है, एक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखने का केंद्र है। क्या सीखने का केंद्र है? तो ये है मीनिंग, अर्थ बनाना होता है इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, रचनावादी अगर क्लासरूम है, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है, तो वहां पे बच्चा क्या करता है, मीनिंग क्रिएट करता है, मीनिंग मेकिंग का काम करता है, अर्थ बनाता है, अर्थ निर्माण करता है, ठीक है ना। अनुबंधन नहीं होगा, रटना तो बिल्कुल नहीं होता, वेदन या अभ्यास ये भी नहीं होगा, ड्रिल करना तो ये भी नेगेटिव वर्ड होता है। चलो 24 हो गया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25। इसी अच्छा आप लोग जरा बताना, ये सही रहेगा कि मैं 20 पेपर सेट इसी तरीके से 30-30 क्वेश्चन के करवा दूं? तो आप बताओ अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तो मैं अच्छे से करा दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ कह रहा है, विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएं, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव ढूंढना है हमें। कह रहा है बच्चों को निष्क्रिय रूप से निर्देश, तो निष्क्रिय तो नहीं करोगे आप, सीखना अच्छा चाहते हो तो निष्क्रिय क्यों करोगे। कह रहा है सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए, ये भी एक तरह से नेगेटिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम कहाँ पे, 25 पे ना। सख्त नियंत्रण, देखिए ये सख्त नियंत्रण रखना, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। आपसे अगला ऑप्शन में क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि बच्चों को स्वयं लक्ष्य तय करने व उसे पाने की रणनीतियों पर काम करने को हतोत्साहित करना, ये नेगेटिव हो जाता है, गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, ये करेक्ट हो जाएगा। क्या है इसमें, बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलो तो पॉजिटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर ढूंढना पड़ता है हमें। हम आगे अपने लास्ट पे पहुंचने वाले हैं, 24 क्वेश्चन है, ये 26वां क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आपके साथ, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी आज की। ये रहा अगला, देखिए आपसे क्या कह रहा है, छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए, प्रभावी समस्या समाधान को अगर आप सक्षम करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करोगे। प्रोत्साहन बिल्कुल पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव आंसर है, ये आंसर हो सकता है। लेकिन आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है सुलझाए हुए उदाहरण देकर उन्हें वही रणनीतियों को निष्क्रिय रूप से देखिए निष्क्रिय रूप आ गया, यही काट दो इसको। कह रहा है बोल कर सोचने के लिए हतोत्साहित, ये भी काट दो, ठीक है ना। तो
डी ऑप्शन कह रहा है आपसे सुलझाए हुए उदाहरणों को देखने में हतोत्साहित, ये भी काट दो, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन ही बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं अपने 27 नंबर के क्वेश्चन पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या है, पॉजिटिव आंसर ढूंढना है। कह रहा है सीखने की प्रक्रियाओं पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण। भाई शिक्षक केंद्रित नहीं है एजुकेशन सिस्टम, हमारा चाइल्ड सेंटर्ड है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा है संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, पुरानी जानकारी से जोड़ना, ये सही है। ये आपके अंदर रणनीति होनी चाहिए कि टीचर के अंदर। आगे क्या कह रहे हैं कि जानकारी को गैर पारंपरिक बनाना, गैर पारंपरिक बनाना ये तो गलत हो गया। टुकड़ों में याद करना तो भी गलत है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, वैसे अपना आंसर मिल चुका है। कह रहा है अनेक भेदन व अभ्यास करना, नहीं गलत है, ठीक है ना। आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहाँ चला गया भाई, 27, मुझे लगता है 28 लग नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाता है, कोई नहीं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, और वे विद्यार्थी बन जाते हैं कैसे, स्वनियमित विद्यार्थी बन जाते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग विद्यार्थी बन जाते हैं। यहाँ पे स्वनियमित आ जाएगा, तो बढ़ जाता है और स्वनियमित, यही ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो आज का आपका आखिरी क्वेश्चन ये रहा। मैं सोच रहा हूँ इसको आप लोगों को होमवर्क दे दूं, ठीक है ना। मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग समझ लो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। तो देखियो आपको मैं बताऊं कि आपको सीखने में बाधा कब पड़ती है, जब आप चिंतित होते हैं, ठीक है ना। आपके अंदर जब चिंता होती है, जब आप चिंतित फील करते हैं, तो आप अच्छे से सीख नहीं पाते हैं, तो बच्चा भी नहीं सीख पाता है। तो इसलिए आपसे इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो आपको नेगेटिव ऑप्शन ढूंढने हैं। आपके आंसर है एंजाइटी यानी कि चिंता, उत्साह, गर्व, खुशी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग मेंशन कीजिएगा कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, और इस क्लास को हम यहीं रखेंगे, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा आपका, मैंने समझा दिया। आई थिंक आपको एकदम साफ साफ दिख रहा होगा कि इसका आंसर क्या है। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपनी सीरीज चलती रहेगी टिल द एग्जाम तक। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ, फ्री में नोट्स भी देने वाला हूँ आप लोगों को। तो आप लोग इस चीज को मेंटेन कर लो, अपने जो भी कमियां रह गई हैं, जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसको भी कवर कर लो, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।